अब देखो बच्चों, मैं आपको अब ये प्रोसीजर समझा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये मेरा इंडिकेटर काम कैसे कर रहा है ना। तो चलो, इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, बात समझ में आ गई क्या? एसिडिक मतलब एसिड होगा इसमें, एसिड है मतलब कौन सा आयन होगा, H+, ये जल्दी जल्दी आना चाहिए आंसर। एसिडिक मीडियम HCl है, HCl में क्या होगा, HCl में 100% आयनाइजेशन होगा, 100% साइन किसका आएगा, इरिवर्सिबल का आएगा। अरे बोलो यस तो नो। H+ और Cl- में डिवाइड होगा, अरे हाँ कि ना, आएगा ना, तो बस ठीक है। अब यहां देखो आप, HPH है आपका, फिनोक्टिलीन है, कौन सा है ये, वी के लिए वी एसिडिक इंडिकेटर है, कौन सा आयन देगा, H+, आयनाइज कर दिया इसको H+ और pH- में, अरे हाँ कि ना। अब बच्चों क्या आपको कॉमन आयन दिख रहा है क्या, साइन का ध्यान रखना है, रिवर्सिबल का आएगा, वीक है ना इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन दिख रहा है क्या, दिख गया, कितने बच्चों को दिख गया, वेरी गुड। ये देखो ये कॉमन आयन है H+, कॉमन आयन होने से क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया, अरे इधर देखो ना, फिर ये तो रिवर्स जा नहीं सकता, ये जा सकता है, जब इसमें इसके H+ आयन मिलेंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसमें, जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा तो इधर कम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ली शार्टली के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा से कम की ओर कंसंट्रेशन मूव करेगी ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। जब कंसंट्रेशन इधर से इधर जाएगी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, बैक डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा बैक डायरेक्शन में, शिफ्ट। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैक डायरेक्शन में तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा सर, प्रोडक्ट कम बनेगा सर, वेरी गुड। जब प्रोडक्ट आपका कम बनेगा तो pH- आयंस कम टूटेंगे, कम आयनाइज्ड होंगे, H+ भी कम होंगे, क्योंकि ये आयनाइजेशन कम हो जाएगा, इधर तो आयनाइजेशन है ना, और इधर क्या है, एडिशन। तो जब इधर आयनाइजेशन कम हो जाएगा तो pH- आयन कम मिलेंगे, और जब pH- आयन, जब pH- आयन HPH से कम हो जाते हैं, ये केस आ जाता है, तो देखो इधर कलरलेस, तो क्या होता है सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। मतलब आप एसिडिक इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में डालोगे, क्या रिजल्ट आएगा, समझिए बात। अब हम अभी एसिडिक मीडियम लिया था ना, अब कौन सा मीडियम लेंगे बच्चों, कितना क्लिक हो गया, बेसिक मीडियम। तो चलो देखते हैं, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने एसिडिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर देख लिया था, फिनोफ्थलीन। अब हम बेसिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर अगर डालते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होगा, जरा इधर देखो, NaOH किस में डिवाइड होगा, ये सपोज करो आपका बेसिक मीडियम है, किसका मीडियम है, बेसिक मीडियम है, क्या नाम है उसका, NaOH नाम है। अब बच्चों ये कितने परसेंट आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होता है, कोई समझ दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ नहीं है, Na+ और OH-। अब ध्यान दो बच्चों, एसिडिक इंडिकेटर हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं HPH, H+ और pH-। क्या यहाँ रिवर्सिबल का साइन आएगा, हाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वी के वीक एसिडिक इंडिकेटर है, वेरी गुड, वीक के लिए रिवर्सिबल का साइन आता है, पार्शली आयनाइज होगा, H+ और pH- में डिवाइड होगा,
क्या आपको यहाँ कॉमन आयन दिख रहा है क्या? चार चीजें हैं, क्या आपको चारों में से समान, कॉमन, इक्वल कोई चीज दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, नहीं है तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? ओड आयन इफेक्ट होगा। जरा देखो ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या फॉर्म करेंगे? जब ये इसमें मिलेगा आपस में फॉर्म करके क्या फॉर्म करेंगे? H2O। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं? H2O, वाटर बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों लगातार इसकी जो आयनाइज्ड वाली पार्ट है कंसंट्रेशन H प्लस की कम होती जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन आपकी कम हो रही है। इधर ज्यादा है इधर कम है मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, हाँ कि ना? जब आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इधर शिफ्ट होगी मतलब इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा मतलब आयनाइज्ड पार्ट, आयन ज्यादा बनेंगे। आयन ज्यादा बनेंगे तो पीएच माइनस भी ज्यादा बनेगा और H प्लस भी ज्यादा हो जाएगा। पहले तो कम हुआ था फिर ज्यादा हो जाएगा और ये तो लगातार एक्सक्रिएट होता जा रहा है H2O में, बाहर निकलता जा रहा है, पर ये बराबर मौजूद है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो रहा है। अब जब ये इधर शिफ्ट होगा तो पीएच माइनस इज ग्रेटर देन HPH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो अपना कलर दिखाएगा। अपना कलर कौन सा दिखाएगा? पिंक कलर दिखाएगा। इतना आसान है। अब बच्चों इधर देखो, राइट डाउन कर लो उसको, इधर देखो, बेसिक इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज, यही बताया था हमने एग्जाम्पल। इधर देखो, बेसिक मेथिल ऑरेंज इज अ वीक बेसिक इंडिकेटर। बात समझ में आ गई? वीक एसिड और वीक बेस से ये इंडिकेटर आते हैं। तो वीक बेसिक इंडिकेटर हो रहा है मतलब रिवर्सिबल का साइन आएगा और बेसिक इंडिकेटर मतलब कौन सा आयन दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। अब इधर देखो, एंड आयनाइज इन Me प्लस एंड OH माइनस, मैंने कहा ना OH माइनस आयन दे रहा है। अब MeOH रिवर्सिबल का साइन क्योंकि वीक है इंडिकेटर, Me प्लस और OH माइनस में आयनाइज्ड हो जाएगा। वेरी गुड, ये आयनाइज्ड पार्ट है और ये अनआयनाइज्ड पार्ट है, ये आयनाइज्ड पार्ट है। अनआयनाइज्ड पार्ट का कलर क्या बोल रहा है वो? येलो। येलो को मैं येलो से लिख देता हूँ ना, ये येलो। और आपका आयनाइज्ड पार्ट का कलर कौन सा है बच्चों? रेड। कौन सा है? रेड। तो अनआयनाइज्ड पार्ट तो येलो कलर का हो गया और आयनाइज्ड पार्ट आपका रेड कलर का हो गया। मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में OH माइनस आयन, Me प्लस आयन, ये आयनाइज्ड है, अनआयनाइज्ड है? ये आपका आयनाइज्ड है। अगर आपके सॉल्यूशन में Me प्लस ज्यादा हो रहे हैं तो कलर किसका आएगा? रेड। अगर आपके सॉल्यूशन में MeOH अनआयनाइज्ड पार्ट ज्यादा हो रहा है तो कलर आएगा येलो। इस तरीके से ये इंडिकेट करेगा। अब कब आता है ऐसा? एसिडिक मीडियम में आता है या बेसिक मीडियम में आता है, ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ MeOH इज ग्रेटर देन Me प्लस, यहाँ फोकस करो, MeOH इज ग्रेटर देन Me प्लस, ये ज्यादा है येलो वाला पार्ट, तो कलर कौन सा आएगा? येलो का। अगर ये आपका Me प्लस जो रेड कलर को शो करता है वो ज्यादा है तो आपको सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये किसका कलर है? ये सोल्यूशन के कलर नहीं है, येलो सोल्यूशन, ठीक है, रेड सोल्यूशन, सोल्यूशन के कलर है जिसमें वो मौजूद है। अब यहाँ ध्यान दो, पहला केस देखते हैं हम इन बेसिक मीडियम। सब बच्चों का ध्यान, यहाँ क्लास में जिसका ध्यान एंड तक होगा उसी को समझ में आएगा। इन बेसिक मीडियम, अब हम इस वाले बेसिक इंडिकेटर को
किस में डाल रहे हैं, बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं। कौन सा इंडिकेटर है, अरे ये देखो ना, ये रहा इंडिकेटर MUH, इसको आप डाल रहे हो, अरे किस में डाल रहे हो, NaOH में डाल रहे हो, जो कि बेसिक मीडियम है। अब यहाँ देखो यहाँ कितने परसेंट आयनाइज हो जाएगा, ये 100%। अरे क्यों हो जाएगा, अरे स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब यहाँ देखो ये इरिवर्सिबल का साइन आएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इधर ये भी आयनाइज हो जाएगा Me+ और OH- में, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। क्या आपको कॉमन आयन दिख रहा है क्या, 1 2 3 4, किस किसको दिख गया, वेरी गुड बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये OH- और OH- ये कॉमन आयन हो गए थे, अरे हाँ किया ना। अब इसकी ये रिवर्सिबल जुड़ जाएगा, ये इसमें ऐड होगी, ये रिवर्सिबल जाएगा। जब ध्यान समझना, बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट, आयन की कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। पहले तो बढ़ी, इधर ज्यादा इधर कम, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैक डायरेक्शन में, क्योंकि ज्यादा से कम की ओर कंसंट्रेशन मूव करेगी। दोनों तरफ बराबर करना चाहेगा ना इक्विलिब्रियम, तो इधर ज्यादा इधर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए वापस, ज्यादा से कम की ओर दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा कंसंट्रेशन को, तो वापस कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका। इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हुआ मतलब ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। अब ये तो ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट साइड, और ये कम बनेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी कम हुई तो इसकी भी कम होगी, क्योंकि आयनाइज्ड पार्ट जो ये प्रोडक्ट है वो पूरा ही कम बनने लग जाएगा। जब वो पूरा ही कम बनने लग जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू ली शार्टली, कम बनने लग जाएगा। जब ये कम बनेंगे तो Me+ आपका कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, Me+ MeOH से कम हो जाएगा। अब ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इन बेसिक मीडियम इज प्रेजेंट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। ज्यादा कौन सा हो रहा है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा हो रहा है, किससे, आयनाइज्ड फॉर्म से, वही लिख रखा है। अगर ऐसा होगा तो आपका कलर कौन सा रहेगा, अरे इसका कलर कौन सा है, येलो, तो आपके सोल्यूशन का कलर कौन सा होगा, येलो, अनआयनाइज्ड फॉर्म येलो कलर। क्योंकि ये ज्यादा है MeOH, ठीक है, अनआयनाइज्ड पार्ट। अब देखो अगर आप इसको इन एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो, जल्दी से बताओ, अब आप मुझे बताओ, एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो तो ये किसमें आयनाइज्ड होगा, सबसे पहले तो देखो HCl में डाल रहे हो, आप किसको डाल रहे हो, MeOH को डाल रहे हो। जब आपने MeOH को HCl में डाल दिया तो यहाँ देखो यह H+ आयन इसके पास भी है, और इसके पास क्या है, MeOH के पास OH- आयन है। कौन सा इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट, H+ OH- निकल के H2O बाहर निकाल देंगे। अब H2O नील, तो लगातार सोल्यूशन में OH- की क्या होने लग जाएगी, कमी, इधर कमी इधर ज्यादा, ज्यादा से कम की ओर कंसंट्रेशन शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ली शार्टली। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो मेरा रिएक्टेंट साइड बनेगा या प्रोडक्ट साइड बनेगा, प्रोडक्ट साइड ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट साइड ज्यादा बनेगा मतलब पहले तो ये कम हो रहा था, अब प्रोडक्ट साइड मेरा ज्यादा बनता रहेगा। प्रोडक्ट साइड मेरा ज्यादा बनेगा तो Me+ ज्यादा हो जाएगा। Me+ ज्यादा होगा तो इधर आओ, Me+ इज ग्रेटर देन MeOH, इधर फोकस करो, Me+ ग्रेटर देन MeOH, मतलब रेड कलर शो करने लग जाएगा, क्योंकि उसके आयन ज्यादा हो गए, आयनाइज्ड पार्ट ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया, अनआयनाइज्ड पार्ट से। देन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज रेड, क्लियर है। सो MeOH इन एसिडिक मीडियम इज प्रेजेंट इन आयनाइज्ड फॉर्म, आयन ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों हमने डिटेल में समझी, आप इसको राइट डाउन कर लो, समझ लो अच्छे से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा pH ऑफ इंडिकेटर। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये कितना नया और अच्छा टॉपिक है। अब आपको इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे थे उसकी pH निकालनी, क्या निकालनी है बच्चों, pH निकालनी। pH निकालते हैं, इस चैप्टर में कई होगी, बहुत प्रैक्टिस कर ली pH की, इंडिकेटर की भी तो pH निकाल लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें। तो if a indicator used in acid base titration, then
इंडिकेटर इन अ इक्विलिब्रियम एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीएच ऑफ इंडिकेटर। अब बच्चों इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है बच्चों कि आपका इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस हाइड्रेशन, अगर कोई इंडिकेटर है और वो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में यूज हो रहा है, देन इंडिकेटर इन इक्विलिब्रियम एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल, देन तो आपका इंडिकेटर और सॉल्यूशन की पीएच, आपका इंडिकेटर इक्विलिब्रियम में और सॉल्यूशन की पीएच दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल, इक्वल होगी वो। अब इससे आपको क्या पता लगा, पहले क्या वो बोल रहा है मैं एक बार फिर समझा दूं आपको। ये बोल रहा है आपके पीएच जो निकाली ना इंडिकेटर की, भाई इंडिकेटर की पीएच तो होगी ही सही, है ना, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये बात भी सही है। पर जिस पीएच का आप इंडिकेटर ले रहे हो, बात समझना, जिस पीएच का आप इंडिकेटर ले रहे हो और जिस एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में आप एसिड बेस्ड हाइड्रेशन को आप यूज कर रहे हो, तो सॉल्यूशन की जो पीएच है ना वो इक्वल होगी किसके, वो इक्वल होगी किसके, इंडिकेटर के पीएच के। तो नहीं बात, मतलब आप जो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन कर रहे हो वो सॉल्यूशन है जो आपके पास, उस सॉल्यूशन की जो पीएच रेंज है ना, उसी पीएच रेंज का आपको इंडिकेटर यूज करना है, तभी तो वो कलर देगा। समझ में आई बात, मतलब दोबारा बोल रहा हूँ, जो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन आप कर रहे हो ना, उस एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में जो आपका सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है, वह सोल्यूशन की कुछ पीएच तो होगी ना, होगी नहीं होगी, सोल्यूशन की पीएच तो होगी, उस पीएच रेंज का ही आपको क्या लेना है, पीएच इंडिकेटर लेना है आप, सॉरी इंडिकेटर लेना है आप, क्योंकि वो इंडिकेटर उस पीएच रेंज में जो सोल्यूशन की है उसमें काम कर रहेगा, तभी काम कर पाएगा। तो बात यह है कि जिस रेंज का आपका सोल्यूशन है पीएच रेंज का, उसी पीएच रेंज का आपको इंडिकेटर लेना है। अभी मैं लिखवा दूंगा ये सब, ठीक है, और रेंज लिखवा दूंगा कि कौन सा किस रेंज में आपको इंडिकेटर यूज करना है। हाँ मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं हम, ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी आपको, कोई भी वीडियो देख लो आप, कहीं नहीं मिलेगा, केवल यहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि वो जो सोल्यूशन है ना उसकी पीएच रेंज का ही आपको इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, हम लिखा देंगे आपको इंडिकेटर। तो चलो इधर देखो, यहाँ नीचे नीचे, अब यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये HIN क्या लिखा हुआ है, HIN मतलब, IN मतलब बच्चों इंडिकेटर, जैसे HPH था तो वहाँ पीएच फिनोफ्थलीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब यहाँ पे बच्चों IN रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंडिकेटर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेटर को। और कौन सा आयन देगा ये, H+, तो इधर हम लिख दें, क्या लिखेंगे, H+ प्लस IN-, अरे हाँ कि ना, लिख दिया। अब यहाँ देखो, या तो आप इसको K बोल दो आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, या आप इसको Ka भी बोल सकते हो, आयनाइजेशन कोएफिशिएंट ऑफ एसिड, अरे हाँ कि ना, क्योंकि एसिड है ना, H+ रिलीज कर रहा है, आप इसको KHIN भी बोल सकते हो। मतलब सिंपली पता पड़ेगा कि इंडिकेटर का आपको आयनाइजेशन कोएफिशिएंट निकालना है। इंडिकेटर का आयनाइजेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, बोलो जल्दी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई रिएक्ट आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेकंड, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर 1 चल रहा है, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा। नई बात है क्या बच्चों, इसमें कुछ भी नई बात नहीं, पर हमें क्या करना है, पीएच निकालना है, पीएच वीक है ये, ठीक है, इंडिकेटर कैसा है, वीक है, साइन किसका लग रहा है, रिवर्सिबल का। अब वीक में तो आपको पता है पीएच कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ के। आ जाओ इधर, वही काम कर रहे हैं जो अब तक करते हैं। H+ क्या लिखूंगा, H+ इसमें से निकाल लूंगा मैं, तो मेरा आएगा KHIN, भाई H+ इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय HIN, अरे हाँ कि ना, इजी है ना बच्चों, H+ इधर रखा, बाकी सब उधर ले गए हम, इधर क्या आ गया आपका, ये उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया, अरे हाँ कि ना। अब बच्चों पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, H+, सही बोल रहा हूँ मैं, ये देखो H+,
पीएच निकालेंगे, क्या करेंगे, पीएच क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस, माइनस ले लिया, लोग ले लिया, एच प्लस लगाओ इसमें एच प्लस की वैल्यू, माइनस लोग क्या लिखूंगा, के एच आई एन मल्टीप्लाई बाय एच आई एन कंसंट्रेशन अपॉन आई एन माइनस। अब आना चाहिए बच्चे, सबको सबको सोल्व करना आना चाहिए। क्या है ये, लोग, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, लोग ए इंटू बी क्या होता है, लोग ए प्लस लोग बी। क्या लिख दूंगा मैं, माइनस बाहर चल रहा है तो अंदर का प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ध्यान रखना गलती मत करना, माइनस लोग के एच आई एन माइनस लोग एच आई एन अपॉन आई एन माइनस। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब ये आपको माइनस दिख रहे हैं, ये माइनस लोग एच प्लस तो क्या हो गया आपका, पी एच हो गया, ये माइनस दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे माइनस को हटाना है तो इसको ऐसे समझो कि अगर ये ए बटा बी हो रहा है ना, एच आई एन अपॉन आई एन माइनस, इसको मैं बी बाय ए कर दूंगा, तो मतलब आई एन माइनस अपॉन एच आई एन उल्टा कर दूं तो यहाँ एक माइनस आएगा बाहर की तरफ, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं यहाँ प्लस करना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा, सिंपल मैथ से बच्चों याद होना चाहिए सबको, ये आई एन माइनस उल्टा कर दूंगा उसको अपॉन एच आई एन, और जो माइनस बाहर आया था उसने इसको माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ देखो, केस फर्स्ट लेंगे और केस सेकंड लेंगे। पहले वाले केस में क्या बोल रहा है वो, पहले वाले केस को यहाँ देखो आप, पहले वाले केस में वो बोल रहा है आई एन माइनस अपॉन एच आई एन का एक रेशो बता रहा है, वो जो क्या रेशो बता रहा है, 10/1। अब इसमें उसने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझो इसको, इसमें उसने आई एन माइनस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कर दी और एच आई एन की कंसंट्रेशन, अनायनाइज्ड पार्ट की कंसंट्रेशन सबसे कम कर दिया उसने। इस कंडीशन को वो नाम दे रहा है क्या, केस फर्स्ट। अगली कंडीशन समझ गए आप, अगली कंडीशन में ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं हम। इस केस में पीएच निकालते हैं जब आई एन माइनस सबसे ज़्यादा हो और कंसंट्रेशन आई एन माइनस की सबसे ज़्यादा हो। अब बच्चों पीएच का फॉर्मूला क्या है मेरा, ये रहा, तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, पी एच इक्वल टू माइनस लोग के एच आई एन, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, बोल के बताओ, माइनस लोग एच प्लस मतलब क्या होता है, पी एच, माइनस लोग ओ एच माइनस मतलब क्या होता है, पी ओ एच, माइनस लोग के मतलब क्या होगा, पी के, माइनस लोग के बी मतलब क्या होगा, पी के बी। इसी तरह से क्या हो जाएगा, माइनस लोग के एच आई एन मतलब क्या हो जाएगा, पी के एच आई एन प्लस लोग आई एन माइनस अपॉन एच आई एन। लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, पी के एच आई एन। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। पीएच निकालना है मेरे को इस केस के लिए, क्या लिखूंगा, पी के एच आई एन ऐसा का ऐसा। अब आप बताना, दिमाग लगाना, लोग है, वैल्यू पुट करो, ये 10/1, 10/1 को मैं क्या लिखूंगा, 10। बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या चल रहा है बेस, जल्दी बताओ, बेस कुछ नहीं तो मतलब बेस 1, 10 चल रहा है, लोग 10 बेस 10 की वैल्यू 1, तो पी के एच आई एन प्लस 1। ये सबसे मैक्सिमम वाला केस था, जब आई एन माइनस सबसे ज्यादा हो तो आपकी पीएच सबसे ज्यादा आएगी, +1 आ रही है ना, तो ये केस कैसा हो गया बच्चों, मैक्सिमम पीएच का। अब सेकंड केस लेंगे जब ये अनायनाइज्ड पार्ट 10 होगा और आयनाइज्ड पार्ट इंडिकेटर आई एन माइनस कंसंट्रेशन 1 होगी, वो क्या होगा हमारा केस सेकंड, उसमें भी पीएच निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लो, मैक्सिमम पीएच का इंडिकेटर की, इस तरह से आप निकालोगे पीएच किसकी, इंडिकेटर की। तो चलो बच्चों
आगे केस सेकंड। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब तक बच्चों हमने केस फर्स्ट देखा था पीएच ऑफ इंडिकेटर में। हम बच्चों पीएच की रेंज पता कर रहे हैं इंडिकेटर की। अब सेकंड केस में हम आपका इंडिकेटर अपॉन ये आयनाइज्ड पार्ट है इंडिकेटर का, ये अनआयनाइज्ड पार्ट है। अब वहां पर हमने क्या रखा था 10/1, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे 1/10, मतलब अब अनआयनाइज्ड पार्ट आपका ज्यादा आ रहा है और आयनाइज्ड पार्ट आपका 1 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे इस कंडीशन में। वो वाला केस मैक्सिमम का था, तो केस नंबर सेकंड मिनिमम पीएच का हो रहा है। एक रेंज पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीएच कैसे निकाल रहे थे हम, पता है आपको, PKHIN, ठीक है। अब प्लस लॉग इंडिकेटर आयन माइनस HIN, ठीक है। अब इसकी जगह तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 1/10। चलो करके देखते हैं। log 1/10 और बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या चल रहा है 10 चल रहा है। log 1/10 क्या हो जाता है बच्चों 10 की पावर -1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा PKHIN प्लस 10 log बेस 10 चल रहा है 10 की पावर -1 और -1 10 की पावर log a की पावर b क्या होता है बच्चों b log a। -1 आगे आ जाएगा, -1 जब आगे आएगा तो क्या होगा, ये माइनस log 10/10 की वैल्यू कितनी रहती है 1, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओनली 1 माइनस के। तो हमारा केस सेकंड ये कह रहा है pH इक्वल टू PKHIN -1। ये केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में आप देख रहे हैं कि PKHIN की जो वैल्यू है उसमें से -1 हो रहा है, जबकि उसमें केस नंबर फर्स्ट में +1 हो रहा था। तो वो मैक्सिमम का केस था। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, मिनिमम का केस, ठीक है। इसमें मिनिमम पीएच आ रही है, तो एक रेंज पता लग गई हमें। अब अगर मुझे रेंज लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दो। अगर मुझे रेंज लिखनी है पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर्स, तो वो मैं लिखूंगा पीएच इक्वल टू PKHIN +-1। इसमें दोनों आ गए। रेंज कैसे, मतलब यहां से यहां तक pH इक्वल टू PKHIN +1 से लेके pH इक्वल टू PKHIN -1 तक, वो रेंज है उसकी। क्योंकि एक बार हमने आयनाइज्ड पार्ट को फुल मिनिमम लिया है 1 और एक बार हमने आयनाइज्ड पार्ट को 10 लिया था। तो इस तरह से हमारी रेंज हमें पता लगी, मैक्सिमम और मिनिमम। अब आप यहाँ ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो यहाँ देखो आप, यहाँ देखो बच्चों, हमने HPH और MUH दिख रहा है आपको, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर और मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर, नाम में लिख देता हूँ। ये आपका हो गया, यहाँ फोकस कीजिए, ये आपका क्या हो गया मैथिल ऑरेंज, याद है ना। मैथिल ऑरेंज की वो पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक बता रहा है, ध्यान समझना इसको। केवल हमने जो लिख दिया वही हमें देख लेना, उसका हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इसकी पीएच रेंज ये बता रहा है, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्यों इसका ऐसी ये पीएच रेंज है, समझे बात को। ये क्या है आपका फिनोफ्थलीन है, जानते हो आप, फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो और ना रहे। अब देखो फिनोफ्थलीन आपका HPH, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बता रहा है वो 8.3 से 10 तक। यहाँ फोकस कीजिए सब बच्चे, 8.3 से 10 तक। और ये आपका मैथिल ऑरेंज की पीएच आ रही बच्चों 3.1 से
4.5 तक। अब जरा सोचो, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, क्या सोचना है आपको कि हमने जो इंडिकेटर की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, हमने जो डेफिनेशन लिखवाई थी आपको इंडिकेटर की, और ये पीएच रेंज हमने आपको उसकी बता दी, तो क्या कुछ सिमिलर आ रहा है या उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें क्या पता लग रहा है? आप एक बार सोचो, फिर मैं बताऊंगा। चलो, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, इसको नहीं आया हम दोबारा से इसको डिटेल में पढ़ ही रहे हैं टाइट्रेशन को। सबसे पहले आप देखो, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैथिल ऑरेंज की आपके पास पीएच रेंज उसने 3.1 से 4.5 दे दी। चलो देखते हैं इसमें, अगर सपोज करो ये आपकी पीएच रेंज है वर्टिकल में, ओके। अब यहां पर मैथिल ऑरेंज की आपको पीएच रेंज वो दे रहा है 3.1 से 4.5 तक। ये 3.1 से 4.5 तक, ये आपका हो गया मैथिल ऑरेंज। कौन सा आयन देता है बच्चे? OH माइनस आयन देता है। ये कौन सा इंडिकेटर है? ये एसिडिक या बेसिक? बेसिक इंडिकेटर है, वीक बेसिक इंडिकेटर। वीक तो सारे दोनों ही है, ये वीक एसिड और वीक बेस ही आपको क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था बैक लेक्चर्स में, इसलिए हमें पता है। अब फिनोफ्थलीन को देखो, 8.3 to 10, ये आपका है HPH। जब भी मैं बिल्कुल स्लोली बताऊँ ना, बिल्कुल स्लो कर दूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखा करो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा होता हूँ और रिपीट करता हूँ, जब भी बिल्कुल ध्यान से सुना करो, कि जब मैं एक से ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ देखो, ये हमने इसकी रेंज बता दी, इस रेंज में ये इंडिकेटर काम करेगा। तो इस रेंज में, ये पीएच रेंज है ना 8 to 10, तो 8.3 to 10 आपका फिनोफ्थलीन काम करेगा। ये इनकी रेंज है। ये तो आपको पता लग गया? हाँ सर, रेंज पता लग गई सर। अब मैंने आपसे जो पूछा था, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो अब मैं आपको डिलीवर करता हूं। तो पहले आप ध्यान दो, ये कौन सा इंडिकेटर था? ये वीक, ये आपका एसिडिक इंडिकेटर था, ये आपका बेसिक इंडिकेटर था। याद है आपको? ये आपका एसिडिक इंडिकेटर था और ये बेसिक इंडिकेटर था। इतना पता है? अब आपको पता है एसिडिक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन आपका कौन से मीडियम में अपना कलर शो कर रहा था? पीएच माइनस। बहुत बढ़िया, कई बच्चों को समझ में आ गया। जो एसिडिक इंडिकेटर था, ये बेसिक मीडियम में आपका कलर शो कर रहा था, बेसिक मीडियम में, जब हमने इसमें NaOH के साथ इसको टाइट्रेट किया था, मिलाया था। क्योंकि एसिडिक में तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, याद आया? हाँ, बैक लेक्चर में बताया था। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं मैं, जो बैक लेक्चर में पढ़ाया था। जब हमने इसको फिनोफ्थलीन को एसिडिक मीडियम में हमने मिक्स किया था, तो कॉमन आयन इफेक्ट आया था। कॉमन आयन इफेक्ट में आयनाइज पार्ट कम हो जाता है, ठीक है? तो वहां पे आयनाइज पार्ट कम था, अनआयनाइज पार्ट ज्यादा था, तो आपका फिनोफ्थलीन कलर शो नहीं कर रहा था। जबकि इसी एसिडिक इंडिकेटर को हमने बेसिक मीडियम में जब डाला था, तो ओड आयन इफेक्ट लग रहा था। ओड आयन इफेक्ट जब लग रहा था, विषम आयन प्रभाव, ओड आयन इफेक्ट, उस कंडीशन में आयनाइज पार्ट ज्यादा था और आपका फिनोफ्थलीन कलर शो कर रहा था। ये बात है बच्चों। अब इसका ठीक उल्टा इस बेसिक इंडिकेटर में हो रहा था, बात समझ में? तो अब इसकी पीएच रेंज को आप ध्यान से देखो, पीएच रेंज को आप ध्यान से देखो। ये आपका एसिडिक इंडिकेटर कहाँ काम कर रहा है? 8 to 10 में।
8 to 10 में। ये एसिडिक इंडिकेटर कहाँ काम कर रहा है? 8 to 10 में, बेसिक मीडियम में ना। 8 to 10 pH कैसे हो जाती है? बेस की तरफ जाने लग जाते हैं। तो मतलब ये एसिडिक इंडिकेटर है और बेसिक मीडियम में काम कर रहा है, और ये बेसिक इंडिकेटर है, ये एसिडिक मीडियम देखो 3.2 से 4.5 तक, जो आप 3.2 से 4.5 तक ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। तो इस बात को ध्यान से रखना। हर एक, अब फाइनल लाइन जो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, जो भी आपका इंडिकेटर है यह उसी पीएच रेंज में काम करता है जो इसके लिए सूटेबल हो, जो ओड आयन इफेक्ट के जरिए इसका आयनाइज पार्ट ज्यादा दे दे, जो ज्यादा कलर शो कर दे, ज्यादा आयनाइज पार्ट इसका आपको सॉल्यूशन में दिखे, उस सूटेबल पीएच रेंज में ये काम करता है। और उसे ही क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अरे जब हमारा एंड पॉइंट आएगा तभी तो ये अपना आयनाइज पार्ट शो करेगा, और तभी आयनाइज पार्ट शो करेगा तो कलर शो करेगा, और जब ये कलर शो करेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि एंड पॉइंट आ गया है ना। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। पहले मैं आपको लिख दूं, ये इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर। वो दिखा था आपका बेसिक इंडिकेटर। और काम किसमें कर रहा है ये? एसिडिक इंडिकेटर तो बेसिक मीडियम में कलर शो करता है, और बेसिक इंडिकेटर एसिडिक पीएच रेंज में कलर शो कर रहा है। तो ये इनके एंड पॉइंट की रेंज है। अगर आपके टाइट्रेशन का एंड पॉइंट इसमें आ रहा है तो ये अपना कलर शो कर देगा। फाइनल बात है ये। अगर आपका टाइट्रेशन का एंड पॉइंट इस रेंज में आ रहा है तो ये कलर शो कर देगा। अगर आपका टाइट्रेशन का एंड पॉइंट इस रेंज में आ रहा है तो ये कलर शो कर देगा। अब टाइट्रेशन होती क्या है, आओ इसको प्रैक्टिकल में तो हम समझाएंगे इसे आपको, पर इस जगह मैं थ्योरेटिकल में आपको समझाता हूं। इधर आओ। फॉर सुटेबल इंडिकेटर्स द पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, वही बात जो मैंने अभी समझाई थी उसको लैंग्वेज में बता रहा है। इफ पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर मैच, आगे ना बात, इफ पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर मैच कर रही है तो द पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट, वही सारी बात जो मैंने अभी बोली ना वो आपके पास लैंग्वेज में है। क्या है बात? इफ पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर्स मैच तो पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अगर आपके पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर है, ये पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर अभी हमने देखा था, दोनों की अलग अलग थी, वो अगर मैच करती है, किससे मैच करती है? वो अगर मैच करती है आपके एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन की पीएच रेंज से, तो वो उसके लिए सूटेबल इंडिकेटर है। बात समझ में आ गई? क्या नहीं आई है तो अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट पे ले चलते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशंस, देखो क्या लिख रहा है, एसिड बेस टाइट्रेशन। आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पोज करके। अब मैं समझा रहा हूं। ए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन में इधर फोकस करो। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अभी टाइट्रेशन होती क्या है सर, कैसे करते हैं, हमें डिटेल में थोड़ा समझा दो। तो बिल्कुल समझाएंगे, प्रैक्टिकल में और डिटेल में समझाएंगे, अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो और डिटेल में समझाएंगे। तो इधर आओ। एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे पहला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। मतलब आप तो एक तो लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक लोगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया NaOH। इधर देखो क्या बोल रहा है वो, 40 ml of 0.0 m HCl टेक इन अ फ्लास्क। इसको लैंग्वेज को ध्यान से देखो पहले। 40 ml HCl, HCl कितना ले लिया आपने? HCl आपका है 40 ml। कितना है? 40 ml। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बता रहा है वो? 0.1 m। और क्या बोल रहा है? टेक इन अ फ्लास्क, इसको हमें लेना है फ्लास्क में। HCl को किस में लेना है बच्चों? ये फ्लास्क होता है आपका ऐसा, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क।
टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में हम आपको सब समझाएंगे। अभी यहाँ पे देख लो थियोरेटिकल में इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसमें आप क्या लोगे, इसमें आप HCl लोगे। अभी पूरा आपको लेवल प्रैक्टिस जमा के दिखाऊंगा, टेंशन तो लेंगी नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ ना और जो रिपीट कर रहा हूँ उस लाइन पे फोकस रखना तो समझ में आ जाएगा। ये हमने ले लिया HCl, कितना ले लिया 40 ml, कितना ले लिया 0.1 m, ठीक है। अब इन अ फ्लास्क एंड टाइट्रेट विद, अब इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं। टाइट्रेशन किसको कर रहे हैं, HCl को कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, NaOH से कर रहे हैं। तो ये आपका NaOH है, कितना ले रहे हैं हम पता नहीं है, ml में पता नहीं है, वॉल्यूम पता नहीं है, V कर दो ml और कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी 0.1 m NaOH। ध्यान से समझना, जिसका भी ध्यान हटाना समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा क्लास बिल्कुल फोकस रहता है ध्यान क्लास में उसको ही समझ में आता है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हमने HCl इसमें पुट किया, ये लो पुट कर दिया भाई, कितना है ml, उसका वॉल्यूम दे रखा है 0.1 m, और इसके साथ साथ ही NaOH का कितना है VmL है, और इसको भी हमने पुट कर दिया है 0.1 m। कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर आ रही है 0.1 m 0.1 m। इसके लिए भी उसका वॉल्यूम VmL है, इसका वॉल्यूम 40 ml है। अब सर आप भाई बताओ, आपने इसको तो कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, इसको किस में लिया, इसको हम लेते हैं बच्चों ब्यूरेट में। किस में लेते हैं हम, ब्यूरेट में। ब्यूरेट में एक ब्यूरेट क्या होती है, एक पतली सी पाइप जैसी कांच की ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है लंबी, अभी बनाऊंगा मैं डायग्राम। उसमें एक नोजल भी होती है, एक टैप जैसा, टैप जानते हो नल, ताकि हम उसको बंद और चालू कर सकें, टूटी। तो उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं, इसको हम HCl को हम फ्लास्क में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इंडिकेटर मिक्स करते हैं। अब इंडिकेटर क्या है देखते हैं, इधर फोकस करो। इधर फोकस करो बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा है कि एप्रेटिस होता है, और इस तरीके से आपका ये आपका एसिड है कॉनिकल फ्लास्क के, ये आपका टेस्ट ट्यूब लगा होता है ये ब्यूरेट स्टैंड पर, ये समझो एक बार इसको। ठीक है, ध्यान समझना, इसके ऊपर कीप भी लगाते हैं। अब आप एक बार समझो, मैं समझा रहा हूं इसको, ध्यान से देखना। ये तो हो गया आपका स्टैंड, वैसे इसका नाम होता है ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है। और ये आपका होगी ब्यूरेट, ठीक है। और ब्यूरेट में आपके ये हो गया आपका फिल, क्या होता है ब्यूरेट में आपका पास NaOH, इस केस में NaOH है ना, ऐसा नहीं हर बार NaOH ही होगा। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है फ्लास्क, वैसे इसका नाम होता है कॉनिकल फ्लास्क, और इसमें क्या होता है हमारा HCl, होता नहीं है अभी हमने ले रखा है। और यहां ध्यान दो, ये हमने इसमें एसिड भर दिया, ये लो, कितने ml था एसिड याद करो 40 ml, तो इसकी क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी, कितनी कर दी 40 ml। ओके, अब इसमें हमने क्या भरा NaOH, NaOH को फिल कर दो,
कैसे फिल करेंगे हम NaOH? अरे यहाँ कीप दिख रही है क्या? इस कीप में से हम डालेंगे, इसको पोर करेंगे सॉल्यूशन को NaOH के। कितने कंसंट्रेशन है NaOH के? 0.1 m कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों एक टैप होता है, टैप। टैप मतलब नल, नल मतलब टोटी। अरेंजमेंट होता है एक वाटर निकालने के लिए, और सॉरी वाटर क्या, जो भी सोल्यूशन आपका होता है उसको रिलीज करने और क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास वो टैप हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मैंने थोड़ा सा आइडेंटिकल डायग्राम से बना दिया आपको, ताकि आपको डिटेल में समझ आए टाइट्रेशन। अब बच्चों ये मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करा देता हूँ सबसे पहले, फिर पूरा जो अभी तक समझा है ना एक साथ लेके चलूंगा। ये आपका कीप है, कीप से आप सोल्यूशन डालेंगे, कौन सा डाला? NaOH। क्या नाम है इसका? पाइप, ग्लास पाइप की, ग्लास ट्यूब की। इस ग्लास ट्यूब का नाम है ब्यूरेट। ये कौन सा स्टैंड है? ब्यूरेट स्टैंड। ये आपका क्या है? कोनिकल फ्लास्क। और ये क्या है आपका? इसमें सोल्यूशन कौन सा भरा है? 40 ml, 40 ml HCl भरा है इसमें। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? 0.1 m। ये आपकी कंसंट्रेशन। इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m। वैसे मैंने ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, मुझे आपको याद होना चाहिए, भी हमने इसको बताया था थोड़ी देर पहले। तो अब क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कीप को हटा लेते हैं। ये हमने कीप हटा ली, कीप को लगे नहीं रहने देते, उससे रीडिंग में क्या होता है? चेंज आता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, रीडिंग में चेंज आता है। तो बच्चों क्या करते हैं, हम इसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसको रिलीज करते हैं। क्या है ये? NaOH। इसको हम रिलीज करेंगे आपको, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको तो हमने फिक्स कर लिया, इसका अब मैं बिल्कुल काम की बात बोल रहा हूँ, ध्यान देना बिल्कुल, है ना। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान सुनना। आप क्या बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 40 ml क्या है बच्चों? फिक्स कर दिया हमने वॉल्यूम, किसका? HCl का, दिख गया। अब इसका वॉल्यूम हमें पता, अब चलाना है, पता करना है। तो कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 40 ml जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होगा, ठीक है, ये बेसिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये बेसिक मीडियम है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम है। अब हम इंडिकेटर मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? एसिड में। ये इंडिकेटर है आपका, इसमें मैं इंडिकेटर मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया इंडिकेटर थोड़ा सा, ये ठीक है, बिल्कुल कम मिलाते हैं इंडिकेटर। अब हमने इसमें इंडिकेटर मिला दिया। अब आपको पता है फिनोल्फ्थलीन कौन सा कलर देता है? पिंक देता है ना। तो हमने पहले सबसे पहले इसमें इंडिकेटर मिला दिया, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डॉट मैंने लगा दिया, मतलब इसमें कुछ डाल दिया हमने। अब एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होती थी मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज करा दूं, इधर देखो। तो देखो हमने ये सब अरेंजमेंट तो हमने जमा दिया, इंडिकेटर डाल दिया, HCl आपके पास है, बेस ऊपर आपके पास है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम रिलीज करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब उसके पास पूरा जो एसिड है आपका कलर कितना कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पूरा एसिड कैसा हो जाएगा? हल्का लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। वो आपका एंड पॉइंट है। उस एंड पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये पता लग जाता है। और क्या पता लग जाता है कि N1 आपका 40 ml था और वॉल्यूम इसका 0.1 था, और आपका N2 था, आपका कितना था? N2 आपका था, कंसंट्रेशन बोलो 0.1, पर V2 आपका पता नहीं था आपको, तो ये V2 हमने मान लिया V2 ml था इसका। तो V2 आपका कितना आएगा? 40 इंटू 0.1 अपॉन 0, ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 कितना आ गया? V2 आपका कितना आ गया? 40 ml। बात समझ में आ गई? क्यों आया बच्चों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर तो कंसंट्रेशन दोनों की समान है, इक्वल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हर बार ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसका भी आपका V2 आपने निकाल लिया। तो एक चीज तो आपको ये पता लग गया कि टाइट्रेशन का आप यूज करके क्या पता लगा सकते हो? ध्यान सुनना, टाइट्रेशन का आप यूज करके ये पता लगा सकते हो
कि इस एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए ब्यूरेट में से कितना बेस नीचे आया, कितना बेस नीचे आया, इतना बेस नीचे आया, तब जाके आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। N1E1 इक्वल टू N2V2 को हमने लगाया, ठीक है। इतना बेस नीचे आया, कितना बेस आया 40 ml आया, और 40 ml ने न्यूट्रलाइज कर दिया उसको टोटल। अब न्यूट्रलाइजेशन का पता कैसे लगा हमें, जैसे ही इसका कलर पिंक हुआ, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई, इस पूरे का कलर क्या हो जाएगा एसिड का, लाइट पिंक। हम तभी इस नोजल को, ध्यान सुनना, जब इसका कलर क्या हो जाएगा लाइट पिंक, तब हम इस नोजल को बंद कर देंगे, और जो जिससे क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो गिर रही थी वो बंद हो जाएगी, और हम यहाँ पर जितनी रीडिंग, जितना आपके पास रीडिंग आएगी इस ब्यूरेट की, वो रीडिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई इतने पॉइंट पे आपका ये रीडिंग आई है और इतना ml आपका कंज्यूम हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इधर देखो बच्चों, अब मैं और चीज बताता हूं आपको, ध्यान सुनो कि ये हमने पहले ही पढ़ा दिया, पर आपको वो पढ़ाया हुआ है बैक लेक्चर का, इससे रिलेट करवाऊंगा। हमने इसमें इंडिकेटर मिलाया था, हाँ मिलाया था। क्यों मिलाया था, ताकि हमें एंड पॉइंट का पता लग जाए। एंड पॉइंट का पता मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी, भाई आपने शुरू में जरा सा डाला था ड्रॉप, थोड़े से ड्रॉप्स, तो वो क्या करता है बच्चों, जब एंड पॉइंट आता है ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अपना आयनाइज पार्ट शो कर देता है, और पूरा आपका जो एसिड था वो लाइट पिंक हो जाता है। ये देखो लाइट पिंक हो गया। अब ये जब लाइट पिंक हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। जरा आप देखो इधर, क्या होना चाहिए क्या ऐसा, आप सब बोलोगे हाँ सर ऐसे ही होना चाहिए। इधर फोकस करो, एक मिनट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इस जगह। चलिए देखो इधर, यह आपका HPH था, किसमें डिवाइड होगा बच्चों, H प्लस प्लस PH माइनस, है ना। और इधर क्या था आपका NaOH। NaOH कैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग आपका 100% होगा, तो रिवर्सिबल का साइन, ये रिवर्सिबल का साइन, 100% आयनाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, जब आपने इसमें ये कहाँ था, एसिड के अंदर थे, इसके ये मिलाया, ये मिलाओगे तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस H प्लस को लगातार कम करेगा। पढ़ाया था ना अभी मैंने बेसिक मीडियम का, वही बेसिक मीडियम का केस मैं यहाँ को समझा रहा हूँ दोबारा। ये इसके साथ H प्लस और H माइनस को ले जाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, तो लगातार H प्लस की क्या हो जाएगी, कमी आएगी, लगातार H प्लस की कमी आएगी। अब इधर तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, और इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर क्या जाएगा आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जिधर कम है उधर भी तो बराबर करना है। तो इधर ज्यादा से कम की तरफ आपका कंसंट्रेशन शिफ्ट होगी, तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट साइड ज्यादा बनने लग जाएगा। जब प्रोडक्ट साइड आपका ज्यादा बनने लग जाएगा, तो आपका ये जो पहले कम हो रहा था अब ये ज्यादा बनने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो गया, तो प्रोडक्ट साइड मतलब आयनाइजेशन पार्ट ज्यादा बनने लग जाएगा, और pH माइनस भी आपका ज्यादा हो जाएगा, फिनोप्थिलीन आयन का इंडिकेटर, और H प्लस की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। अब जब आपका ऐसा होगा, ये H प्लस तो इसके साथ जाता रहेगा, ठीक है, पर ये जो pH माइनस जो आपका इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करेगा, ये आपका कलर देगा। कौन सा कलर देगा, अरे ये आपका पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। और जब NaOH की वैल्यू इतनी हो जाती है, तो वो आपका pH माइनस कलर देने लग जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, इधर देखो, जब NaOH इसमें से इतना हो जाएगा कि वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब NaOH यहाँ से यहाँ आ गया ज्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ जब NaOH आ गया, तो वो अपना कलर शो करने लग जाएगा ड्यू टू ओड आयन इफेक्ट। कौन सा आयन इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ओड आयन इफेक्ट। बात समझ में आ गई क्या। तो इसी तरह से हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और आपको पता है एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर का किस pH रेंज में हमें यूज करना है, उसी pH रेंज में यूज करना है जहां टाइट्रेशन में हमारा एंड पॉइंट उसके साइमल्टेनियसली आए, उसके बराबर आए, उसके इक्वल आए। तो एक बार हम आपको, अब ये हमने समझा दिया, अभी चीज खत्म नहीं हुई है, अभी और समझो, इसको और डिटेल में जाओ, क्या हो रहा है इसमें, इसको समझो। तो इसको आप ये समझोगे कि भाई ये कुछ डाटा है, ये डाटा है आपका,
ये डाटा क्या कह रहा है, ये टेबल जो क्या कह रही है इसको समझो, यहाँ फोकस करो, ये टेबल क्या कह रही है, ये टेबल ये कह रही है, ध्यान दीजिए, इतना डिटेल में आपको कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझो इस चीज को। ये टेबल ये कह रही है वॉल्यूम ऑफ NaOH एड इन HCl फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ NaOH एड इन HCl फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ NaOH एड इन HCl फ्लास्क, समझ में आएगी बात, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो ब्यूरेट में भरा है एड इन HCl फ्लास्क कितना है, तो ये क्या क्या किसका वॉल्यूम है, ये NaOH का वॉल्यूम है आपका, इसका वॉल्यूम है NaOH का, 0, 10, 20, 30, 39.9, 40, 41.1, 50, ये NaOH का वॉल्यूम है, किसका, NaOH का। और pH ऑफ सॉल्यूशन क्या बोल रहे हो, pH ऑफ सॉल्यूशन है आपके 1, 1.22, 1.48, 1.81, 3.9, 7, 10.1 और 12.1। ध्यान से देखो इस ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्व करो इसको क्या हो रहा है इसमें। जब आप इसको ध्यान से देखोगे इस टेबल को तो आपको समझ में आएगा कि सर जब NaOH 0 ml था तो pH आपकी बना रही थी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मतलब जो नीचे वाला है जिसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के NaOH मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है। अब 10 ml लिया तो सर pH ही आई, जा रही ना बेस की तरफ, जा रही ना वो, भाई बेस मिलाओगे तो न्यूट्रल होगा ना एसिड, तो वो जा रही ना बेस की तरफ। अब आपने 20 ml मिलाया तो 1.48 जा रही है, 30 ml मिलाया 1.81 जा रही है। अब जो बच्चा क्लास में ध्यान से पढ़ता है ना उसको चीज दिख रही होगी यहाँ पे, उसको दिख रहा होगा कुछ टेबल में, क्या दिख रहा है इधर देखो, यहाँ देखो 30 ml के बाद 39.9 से लेकर आप यहाँ देखो 40.1, कितना अंतर है सर, 39.9 है मतलब 40 में 0.1 कम, फिर 40 और फिर 0.1, तो कितना हो गया टोटल 0.2, कितना अंतर हो गया 0.2, 0.2 ml। ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं इस बात को, 0.2 ml का अंतर है। NaOH कितना मिलाया हमने, मात्र 0.2 ml, 0.2 ml मात्र हमने मिलाया। यहाँ तो देखो बहुत ज्यादा मिला रहे 10 ml 10 ml 10 ml, पर 0.2 ml हमने मिलाया। और यहाँ pH रेंज में अंतर देखो, एक 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 एक, यहाँ तक तो एक चल रहा है, उसके बाद देखो 3.9 से लेके लगातार 10.1 और फिर 12.5, मतलब ये रेंज देखो आप। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 0.2 ml NaOH मिलाया बस, और उसमें pH रेंज में अंतर देखो 3 से 10, 7 का अंतर है, 4 से 10, लगभग 4 से 10, लगभग 6 pH का अंतर आ गया। समझ पा रहे हो बात को, ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका भी, तो देखो दोबारा, मात्र 0.2 ml मिलाया जिससे वजह से आपके pH में अंतर कितना आ गया, आपके pH में अंतर आ गया कितने ml, 6 ml के अराउंड अंतर आ गया। तो इतने कम ml से अचानक से इतना अंतर pH में कैसे आ गया, तो उस ड्रॉप को बच्चों हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड पॉइंट। वो जो लास्ट ड्रॉप होती है ना बच्चों, वो जो लास्ट ड्रॉप होती है बच्चों, जिसपे आपके इस सॉल्यूशन का कलर सडनली चेंज हो जाता है, और जब उस लास्ट ड्रॉप पे जिसपे इस सॉल्यूशन का कलर सडनली चेंज हो जाएगा, उस लास्ट ड्रॉप को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट देखो क्या आ रहा है, 3.9 से 10। अब 3.9 से 10 ये pH की रेंज है एंड पॉइंट की। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर फोकस करो, ठीक है, 3.9 से 10 था ना, तो इसी रेंज का देखो, इसी रेंज का हमने आपको
बोला है कि आपको इंडिकेटर डालना है। भाई एंड पॉइंट की रेंज आपको पता लग गई, तो इसी एंड पॉइंट की रेंज का आपको इंडिकेटर डालना है, तभी वो आपका इंडिकेशन करेगा, आपका कलर चेंज करेगा। इधर आ जाओ वापस, ठीक है। तो इसी रेंज में वो आपका इंडिकेटर काम करता है। तो हम वही वाला इंडिकेटर लेंगे जो सूटेबल पीएच का इंडिकेशन कर सके। ये सारी बातें बच्चों, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस लिया था। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, इसको राइट डाउन करो। चलो शुरू करते हैं। देखो HCl और NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा बोलो जल्दी। NaCl प्लस H2O। अरे हाँ कि ना, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है। जहाँ तक की बात तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने जो बच्चों आपके पास एक टेबल बनाई थी अभी, उसकी डिटेल पे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हम ये समझेंगे, ग्राफ से हम ये समझेंगे कि आपका इस टाइट्रेशन के लिए, एंड पॉइंट के लिए कौन सा सूटेबल इंडिकेटर है, वो आप बताओगे। चलो देखते हैं। पीएच कर्व ऑफ SaAb, पीएच निकालेंगे, बाय पीएच कर्व निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएच ऑफ SaSb। स्ट्रॉन्ग एसिड में जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो उसका जो टाइट्रेशन किया तो उसमें, तो हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे एंड पॉइंट के लिए सूटेबल होगा, ठीक है। ये काम देखते हैं, ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं 3.9 to 10.1 पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट। अभी जो टेबल बताई थी मैंने, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी याद है आपको? 0.2 ml पे वो मात्र 0.2 ml NaOH ऐड करने पर ये रेंज आ गई थी, पीएच की चेंज हो गई थी यहाँ से यहाँ तक। तो पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट वही हमारा एंड पॉइंट था, क्योंकि वो लास्ट 0.2 ml की जो ड्रॉप थी ना, तो वो सडन पीएच चेंज था और सडनली उसने कलर शो किया था, पिंक, लाइट पिंक। तो 3.9 to 10.1 पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। चलो एक बार ग्राफ दिखा देते हैं आपको, इधर फोकस करो, ये डिटेल देखो इसकी। भाई ये पीएच रेंज, ये हमने 0.2 ml रेंज का एक NaOH 0.2 ml का NaOH जैसे मिक्स किया, देखो इस रेंज पे आपकी पीएच सडनली चेंज हो गई। कहाँ से कहा था भाई, यहाँ तक तो एक थी, पर यहाँ पर 3.9 से सडनली कहाँ आ गई, 10.1 आ गई। तो इतना मासिव चेंज, इतना मासिव चेंज, इतने कम ml ऐड करने पर इतना मासिव चेंज कैसे आ सकता है? तो लास्ट ड्रॉप ही आपका क्या होती है, एंड पॉइंट होती है, छोटी सी बात है। अब आप यहाँ समझो, इसको हमें प्लॉट करना है 3.9 से 10.1 तक। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, देखो ग्राफ बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, बढ़ रहा धीरे धीरे। तो यहाँ से यहाँ सडन चेंज, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो मेरे शब्दों पे, है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक तो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा था, यहाँ से यहाँ जो पीएच में चेंज आ रहा है, ये वॉल्यूम है आपका, कब, लगभग 40 ml पे, लगभग 40 ml पे आपका ग्राफ धीरे धीरे, तो पहले तो बढ़ रहा था, लगभग 40 ml पे आपका ग्राफ सडन चेंज आया और फिर वापस धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखो फिर वापस अंतर कम हो गया, 10 से फिर 12.5, यहाँ से तो लगातार 4, 3 बड़े बड़े अंतर डिफरेंस चल रहा है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस देखो, वापस कम होने लग गया, 10.1, 12.5 वापस कम होने लग गया। तो ये कम हो रहा है, यहाँ भी कम था, यहाँ भी कम था, यहाँ बहुत ड्रास्टिक मासिव चेंज था। इस टेबल को हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये आपका पीएच है, पीएच रेंज है 0 से लेके 14 तक, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। 0 से लेके ml 40, यहाँ पे 80 डाल दो। ये क्या है आपका V2 है, V2 हमारा क्या था बच्चों, V2 ml, मतलब V2 ml आपका था NaOH का बेस। क्या था बच्चों, NaOH का बेस, क्या हुआ, सही है, NaOH का बेस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ NaOH, जो हमारा बेस है उसका वॉल्यूम है आपका ml में, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे।
और वर्टिकल एक्सिस पे आपका पीएच रेंज है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत होती है, ये दोनों आपके पास है। इसके रेस्पेक्ट में हम पीएच जो चेंज हो रही है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर बताएंगे कि सूटेबल इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं। आओ इधर, टेबल को देखो ध्यान से। 0 से 30 ml तक लगभग 40 से पहले 0 से 40 से 39.9 से पहले आपका 1 से कहाँ चेंज हुआ है 1.81 तक। ठीक है, 3 से पहले 3.9 से पहले इसको कैसे प्लॉट करेंगे? 0 से 39.9 ml तक, यहां तक आपने वॉल्यूम NaOH बढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ बेस बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से बेस का वॉल्यूम बढ़ाया। पीएच चेंज रेस्पेक्टिवली पीएच चेंज हो रही है कहां से कहां तक? 3.9 से पहले ये आपका 3.9 होगा। ठीक है, यहां से पहले मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा, ये बढ़ा दिया। तो कैसे बनाया ग्राफ? देखो, सबसे पहले ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे रहा होगा। ये अलग अलग पॉइंट पे ml पे अलग अलग आपकी पीएच आ रही है, अलग अलग ml के पे अलग अलग पीएच आ रही है। ऐसे पढ़ते ना ग्राफ, तो अब ग्राफ पढ़ना भी सीख लो वापस, इसी में ही ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लो जिसको नहीं आता। अब यहाँ तक आ गई बात। अब क्या हो रहा है? चलो 39.9 तक तो आ गए हम ml तक। अब इधर आओ वापस, 39.9 ml और 14.1 ml, कितने का अंतर है? 0.2 ml का अंतर है। इस रेंज में आपका पीएच रेंज चेंज कितना हो रहा है? 3.9 से 10.1। आ जाओ इस रेंज में, मतलब ये जरा सी रेंज, ये यहां से लेके यहां तक, इस रेंज में आपका पीएच चेंज हो रहा है 3.9 से लेके 10.1 तक। ये लो, सडन मासिव ड्रास्टिक चेंज, क्या बोल रहा हूं मैं? सडन मासिव ड्रास्टिक चेंज, ये यहां से यहां तक हो गया चेंज। लगातार देखो कितना चेंज है, जरा से ml पे इतना चेंज आ गया। अब वापस वो क्या हो रहा है? 12.1 कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ लगा लो, 11 यहाँ होगा तो 12 यहाँ होगा, 12.5। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इधर शो करो वापस, 50 ml पे, मतलब 10 ml बढ़े हैं, 10 ml बढ़ गए। 10 ml पे कितना चेंज आ रहा है? लगभग, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, और वो धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आ गया आपका इस तरह का कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये आपका 12.5 था, यहाँ पे मीट कर गया ये। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आपको चेंज मिलेगा ये। ठीक है, 50 ml का यही हो, 50 ml यहाँ होगा कहीं, और यहाँ पर ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। देखो 12.5 और ये 50 ml हो गया। तो उस टेबल से बेसिस पे हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। अब हम पता लगाएंगे सूटेबल पीएच इंडिकेटर कौन सा है। तो देखो, ये एंड पॉइंट कहां से कहां तक है? ये आपका एंड पॉइंट है। क्या है बच्चों? ये आपका एंड पॉइंट है। कहां से कहां तक एंड पॉइंट? ये रहा सब, 3.9 से लेके 10.1 तक। अब इस रेंज में आप मुझे ये बताओ, क्या फिनोफ्थिलीन काम आ सकता है? सर फिनोफ्थिलीन तो सर आपका काम आएगा 8.3 से 10.1 तक। फिनोफ्थिलीन तो आपका काम आएगा 8.3 से 10.1 तक। ठीक है, तो 8.3 से 10.1 तक ये रेंज किसकी हो गई? फिनोफ्थिलीन, मतलब HPH। और वो कहां से कहां तक? 3.9 से 4.5 तक। तो ये रेंज किसकी होगी? ये रेंज होगी आपकी मेथिल ऑरेंज की। इसमें दोनों काम आ सकते हैं। सूटेबल इंडिकेटर यहाँ पे ये काम आ जाएगा, यहाँ पे ये काम आ जाएगा। सूटेबल इंडिकेटर आपका हो जाएगा HPH और ये आपका हो जाएगा MEOH, दोनों काम आ सकते हैं। अब सेकंड केस में आऊँ,
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। जब आप वीक एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे वही वापस सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? वीक एसिड ले लिया आपने CH3 से डबल OH, स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया NaOH, क्या आएगा CH3COONA सॉल्ट आएगा। वो सॉल्ट किससे बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। प्लस H2O बाहर निकलेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ देखो आप, साइन किसका आएगा? रिवर्सिबल का आएगा। क्यों? पता लग गया आपको वीक एसिड चल रहा है वहाँ पे। अब बच्चों जरा एक बात आप ध्यान से देखो, एक बात आप ध्यान से देखो, बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग। तो आपका पीएच रेंज पता लग गया आपको, बेस है ना। अब बताओ बेसिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर काम में आता है? बेसिक में कौन सा इंडिकेटर काम में आता है? फिनोफ्थलीन आएगा ना। यूं ही पता लग गया, ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, यूं ही पता लग गया फिनोफ्थलीन वाली रेंज पे एंड पॉइंट आएगा। और इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये देखो ये पता लग गया पीएच रेंज ऑफ एंड पॉइंट 7 से लेके 10.1 तक बेसिक की तरफ है। क्यों है बच्चों बेसिक की तरफ? क्योंकि सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हाईली ना, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। ऐसे ही पता लग रहा है। और बेसिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर काम करता है? एसिडिक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। ठीक है ना बच्चों? तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं। दोबारा बोलो, बेसिक रेंज आ रही सॉल्यूशन की, बेसिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर काम करता है? एसिडिक इंडिकेटर, मतलब फिनोफ्थलीन। अब सुटेबल इंडिकेटर तो मैं यहाँ पहले ही लिख देता हूँ HPH है, बिना ग्राफ प्लॉट के बता दूंगा। अब वॉल्यूम ऑफ बेस नीचे है, पीएच यहाँ पर है, तो ये आपका पीएच है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये आपकी रेंज होगी HPH की, ये HPH की रेंज है आपकी HPH। अब इसका ग्राफ बच्चों यहाँ पे जाके चेंज होगा, तो यहाँ तक तो हम ऐसे बनाएंगे, फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा, यहाँ VML ले लेंगे, VML पे ऐसा ड्रास्टिक चेंज होएगा। एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहे हैं और फिर ये वापस सीधा। तो इस रेंज का इंडिकेटर आपको अगर काम में लेना है तो पीएच रेंज आपके कहाँ से कहाँ तक? 7 to 10 तक। तो इसमें तो बच्चों यही HPH ही काम में आएगा, और HPH काम में आएगा तो यहीं पे आपका ये क्या है बच्चों? एंड पॉइंट है। इसी रेंज में आपका एंड पॉइंट आएगा। ये हमने एंड पॉइंट शो कर दिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा। अब इस ग्राफ में देखो यहाँ पर हम ये वाला इंडिकेटर जो है ना, इधर शो करो भाई। MEH की रेंज क्या होती है? MEH की रेंज होती है 3.5 से 5 तक। तो ये रेंज में आपका कोई भी ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो किसका ग्राफ? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाई नहीं देगा एंड पॉइंट। तो यहाँ तो एंड पॉइंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए मतलब आप MeOH एंड पॉइंट इसमें आएगा ही नहीं इस रेंज में, तो MeOH आप यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि एंड पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा है। और यहाँ वाला इंडिकेटर कौन सा? HPH है। ठीक है बच्चों, अब एक और ले लेते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं थर्ड केस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। क्या कह रहा है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक तरफ वीक बेस है। दिख रहा है आपको साहब? कोई नई बात इसमें नहीं है, आप सब जानते हो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। अब बच्चों क्या बनेगा जल्दी बताओ? NH4Cl प्लस H2O। अब जो ये सॉल्ट बना है किससे बनके बना है बच्चों? SaWb सॉल्ट है ये। अब बच्चों जरा ध्यान दो, जरा यहीं पे पता लग जाएगा आपको भाई, जो समझदार बच्चा यहीं समझ जाएगा। यहाँ ध्यान दो, आप सब समझदार हो। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सॉल्ट जो है ना बच्चों, अब यहाँ पे पीएच क्या होगी? ये सॉल्ट आएगा, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो पीएच रेंज होगी वो एसिडिक होगी। तो पीएच रेंज ऑफ सॉल्यूशन कैसी होगी? पीएच रेंज ऑफ सॉल्यूशन होगी आपके पास, पीएच रेंज ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। तो एंड पॉइंट भी उसका कहाँ से कहाँ तक आएगा? 7 से कम आएगा। क्या आएगा? 7 से कम आएगा। अब 7 से कम में सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होता है? 7 से कम है मतलब एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर काम करता है आपका? बेसिक इंडिकेटर। क्या नाम है उसका? MEOH, मेथिल ऑरेंज। तो अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ क्या करूँगा? 7 से कम में है तो मतलब यहाँ तक आपका एंड पॉइंट आ जाएगा 7 से कम में। ठीक है, 7 से कम में एंड पॉइंट आ जाएगा आपका। अब क्या आएगा 7 से कम में एंड पॉइंट? ये देखो
शुरुआत में तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर VML पे जाके सडनली चेंज आएगा, VML पे जाके सडनली चेंज आएगा, आ गया। ये आपका एंड पॉइंट है। अब एंड पॉइंट के बाद आप इसको अगर बढ़ाओगे तो वो कुछ इस तरह जाएगा। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो इस रेंज में तो वो चेंज आया आपका, ये आपका पीएच रेंज चेंज है, पी एंड पॉइंट चेंज है। इस पीएच रेंज में एंड पॉइंट के कौन सा इंडिकेटर काम करेगा बच्चों, इसमें काम करेगा 7 से कम में आपका मेथिल ऑरेंज। अब यहाँ पे तो उसका कोई ग्राफ प्लॉट हो भी नहीं रहा, और चलो ग्राफ प्लॉट हो भी जाए तो ये डिटेल के आधार पे होगा। अब टेबल बनाई थी ना, इसके बेसिस पे ही हमने ग्राफ प्लॉट किया है, और ये आपको ये शो कर रहा है, ये चेंज आपको ये शो कर रहा है कि इस रेंज में आपका कौन सा इंडिकेटर था, आपका फिनोक्सिलिन था। तो वो काम नहीं देगा आपको, क्योंकि जो एंड पॉइंट है ना बच्चों, वो इसके रेंज में आया है। किसके रेंज में, मेथिल ऑरेंज की रेंज में। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ एसिडिक, और मेथिल ऑरेंज कहाँ आपको वर्क देगा, कहाँ अपना कलर शो करेगा, एसिडिक मीडियम में, हमने पढ़ा था ना। तो इसलिए यहाँ पे HPH आपका कोई काम का नहीं है। कौन सा काम का है, MeOH। क्यों, क्योंकि आपका एंड पॉइंट इसके रीजन में आ रहा है, न कि फिनोक्सिलिन के रीजन में, है ना बच्चों। ऐसे सूटेबल इंडिकेटर हम यहाँ लिख देंगे। सूटेबल इंडिकेटर आपका हो गया कौन सा, MEOH, ठीक है।